नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार आज हमारे चैनल वार्तालाप में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ नए डिस्कोर्स और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और आज इस छोटे से बाइट के माध्यम से हम ग्लोबल डिस्कोर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे किस तरीके से इंडिया और कनाडा जो आज लगभग पिछले एक हफ्ते 10 दिन से आमने सामने हैं, इस विषय पे भी हम कुछ रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि ये किस तरफ दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरी चर्चा को समझने से पहले थोड़ा बहुत इस केस के बारे में और इस पूरे जो इशू है उसके बारे में हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो डिस्कोर्स है ये शुरू कब हुआ और इस डिस्कोर्स के बारे में हमारी बातचीत कब और किस तरीके से शुरू हुई है, चाहे इंडिया के पर्सपेक्टिव में इस बातचीत को पूरा किया जाए या कनाडा के पर्सपेक्टिव में इस बातचीत को पूरा किया जाए। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा इसमें अमेरिका की भूमिका क्या है, किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, जो 5 आई करके इनके जो अपनी एक संगठन बनी हुई है, उस 5 आई संगठन में अमेरिका किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 5 आई जो संगठन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अक्सर ये देखा गया है कि इनके बीच की जो बातचीत है उसमें जो कॉमन शेयरिंग पॉइंट आता है यहाँ पर, इनके जो स्पाई एजेंसीज एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपस में जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है विद रिस्पेक्ट टू किसी प्रकार की गोपनीय बातचीत होती है, कुछ गोपनीय जानकारियाँ होती है, तो इनके जो एजेंसीज है आपस में ही इन डिटेल्स को साझा करते हैं एक दूसरे से, अक्सर देखा गया है। और कहीं ना कहीं कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, जो जिन्होंने क्लेम किया है अपने पार्लियामेंट में एक तरीके से कि उनके यहाँ पर जो घटनाक्रम घटी है जिसमें तथाकथित जो उनके जो कनाडिया सिटीज़न हैं उनके जो हत्या है, उनके पीछे कहीं ना कहीं ये एलिज किए हुए हैं, एविडेंस भी नहीं उन्होंने पेश किया है। उन्होंने कहा है कि उनका रोल है, इंडियन एजेंट्स का इसमें रोल है और उनके पास सबूत है कहीं ना कहीं इस तरीके से। और कहीं ना कहीं ये बात निकल के आई है कि जो जानकारी है ये 5 आई जो संस्था है, बेसिकली एक संस्था है जिसका बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा जो सेटअप है, वो सेटअप यूके में है इस्टेब्लिश, और इतने हाई एंड सॉफ्टवेयर्स वगैरह है बने हुए हैं वहाँ पर कि काफ़ी सारी जानकारियाँ, कौन किससे किस वक्त बात कर रहा है, क्या गतिविधियाँ हैं, ये सब सारी चीज़ें वहाँ से साझा की जाती है। तो इसी पर्सपेक्टिव में जब ये इशू आया यहाँ कनाडा में, अगर आप देखोगे लगभग 15 करोड़ के आसपास, 15 लाख, माफ कीजिएगा, 15 लाख के आसपास वहाँ की इंडियन पॉपुलेशन है वहाँ पर, जो वहाँ पर रहते हैं, बसे हुए वहाँ के सिटीज़न है कहीं ना कहीं। और अगर एक तरीके से देखोगे तो लगभग साल में इंडिया से अगर आप इसे काउंट करोगे तो 1.25 लाख के आसपास लोग वहाँ पर विजिट करते हैं, चाहे एजुकेशन हो, घूमने के हिसाब से हो, जानकारी के हिसाब से हो। तो इन 15 लाख सिटीजन्स में भी आप अगर देखोगे तो 50-50% अगर हम काउंट करते हैं तो 50-50% जो होते हैं केशधारी होते हैं, जो सिख समुदाय है वो होते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द इंडियन हिंदूज हैं वो वहाँ इन्वॉल्व है। तो ये आपस में एक टसल जो है इनके बीच में भी पिछले एक तरीके से देखा गया है कि सामने आया हुआ है। अब हम जो बात शुरू में हमने शुरू की थी उसमें हमने ये बात किया था कि यूएस जो है, यूएस का रोल इसमें कैसे है। सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब जॉर्ज वाशिंगटन के टाइम में वहाँ पर स्टेट्स फॉर्म हुए थे तो उस समय देखा गया था लगभग 13 स्टेट्स थे वहाँ पर, जो हम यहाँ कंट्री बोलते हैं वहाँ स्टेट्स बोला जाता है। वो 13 स्टेट्स को मिलकर वहाँ पर जब उनकी आज़ादी हुई थी स्पेन और ब्रिटेन से हट के, जब जॉर्ज वाशिंगटन के टाइम में यूएस खुद अपना एक अस्तित्व में जब आया वहाँ पर, तो वहाँ लगभग 13 स्टेट्स थे, जो अभी जो काउंटिंग बढ़ते हुए 38 के आसपास जो संख्या है बढ़ गई है। इस 38 के संख्या में ही अब कनाडा को जोड़ने की एक कवायद यूएस की चल रही है। 39th
स्टेट्स के रूप में देखता है। इनके बॉर्डर्स जो हैं, आप एक तरीके से देखो, जिस तरीके से इंडिया नेपाल है, लगभग उसी तरीके का बॉर्डर है। वहाँ पर वीज़ा की कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। बहुत बड़ा ट्रेड जो है कम कनाडा से एग्जीक्यूट होता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इकनॉमी है, लगभग 1.25 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी का ट्रांजैक्शन रूट है वहाँ पर, अगर यूएस और कनाडा की हम बात करते हैं वहाँ पर। तो जब इस तरीके की घटना, जब निज्जर की बात जो आई यहाँ पर, निज्जर की हत्या हो गई, कुछ दो लोगों ने गाड़ी से आया और उनको शूट किया, लगभग 54 बुलेट्स फायर किए थे, जिसमें 34 बुलेट्स हिट किए गए थे, ऐसा एक एलिज रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यम से निकल के आ रहा है वहाँ पर। कहीं ना कहीं अमेरिका जो है कनाडा को यहाँ पर बांधना चाहता है, वो किसी और देश के साथ कनाडा को जाने नहीं देना चाहता है। तो ये एक रीज़न है जहाँ पर अमेरिका अपना रोल प्ले कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं से ये जो डिटेलिंग जो शेयर करना डॉक्यूमेंट, क्योंकि अगर 5 आई में देखोगे, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन आज उस पोजीशन में नहीं है कि वो इंडिया के साथ किसी भी तरीके से डायरेक्ट असल में आए कहीं। और अभी रिसेंटली जो यूएनएससी की जनरल असेंबली वहाँ चल रही है, उस समय भी ये दो देश सामने बढ़कर उन्होंने परमानेंट एक मेंबर के रूप में इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पर। और तो फिर बच जाता है जो एक देश, वो है यूएस। यूएस और रशिया तो बाय डिफॉल्ट इंडिया को सपोर्ट करता ही है। कहीं ना कहीं फ्रांस के डिफेंस पार्टनर, स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनर है इंडिया। तो कहीं ना कहीं यूएस ही है इस चीज़ को आगे बढ़ाने को देख रहा है कि ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़े। और जो कनाडा और इंडिया का संबंध जिस तरीके से मूव कर रहा है, उसमें थोड़ा सा एक ब्रेक लगाया जाए और कनाडा को अपने तरफ जो है खींच के रखे। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है यहाँ पर, डॉक्टर एस जयशंकर। रिसेंटली आप सभी को पता है कि हमारे देश में अभी 8, 9, 10 सितंबर 2023 को G20 का समिट हुआ था और उसका थीम भी बहुत प्यारा था वहाँ पर, वन अर्थ वन फ्यूचर के रूप में इस थीम को प्रमोट किया गया था। वसुधैव कुटुंबकम का लॉजिक हुआ था, लगभग 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हुए, 60 से जगह जगह पे इस मीटिंग्स को अरेंज किया गया है। बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट था और ये अपने आप में ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इंडिया की उभरती ताकत के बारे में बता रहा है यहाँ पर। और कनाडा ने कहीं ना कहीं इस बात को वहाँ पर भी उछालने को देखा, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया वहाँ पर उनके ऊपर भारी पड़ा था वहाँ पर। और हमने उस पूरे मीट को ग्लोबल साउथ के रूप में दिया हुआ है। तो एक इनडायरेक्ट जो टेक है वो कहीं ना कहीं G7 देशों के प्रति इंडिया ने लिया हुआ है। G7 में एक मेंबर है कनाडा, आपको पता ही होगा। लेकिन ग्लोबल साउथ जब इंडिया बोलता है, ग्लोबल साउथ इस तरह के, यहाँ 3 पैरामीटर्स आ जाते हैं। एक तो आपका लैटिन अमेरिका आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है और एशिया आ जाता है। और इनको आप कंसोलिडेट कर लेते हो तो लगभग 125 जो देश हैं, अगर रजिस्टर्ड मुल्कों की बात करोगे ग्लोबली, तो 193 जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड, जो एक तरीके से कंट्रीज कहा जा सकता है, जिसमें से 125 कंट्रीज होते हैं। हालांकि वो विकसित तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी 125 कंट्रीज जो है ये ग्लोबल साउथ को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और जिनके पास हमारी आवाज़ पहले ही पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं कनाडा को इस विषय में सोचना पड़ेगा कि 125 वो हो गए, 20 जो नेशन है वो G20 में हमने ऑलरेडी उनको नर्चर किया है, वहाँ पर उनसे भेंट मुलाकात की है, तो ये लगभग 145 हो जाते हैं। और अब तो अफ्रीकन यूनियन को भी उसमें रिकमेंड किया गया है। तो नेक्स्ट बार जब G20 ब्राज़ील में जब होगा, प्रपोज्ड है जो ब्राज़ील में जब होगा, तो G21 कहलाएगा वहाँ। और अफ्रीकन यूनियन जब हम बात करते हैं तो वहाँ 55 ममालिक हो जाते हैं, जो देश हो जाते हैं 55 देश हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है यहाँ पर, कहीं ना कहीं इंडिया भी अपने आप को आगे प्रमोट कर रहा है और कनाडा के किसी भी डायरेक्शन या डायरेक्टिव्स को वो भी उसी बड़े पैमाने पे वो जवाब दे रहा है कनाडा को। चाहे इसमें सबसे क्लासिक एग्जांपल है, इंडिया ने तुरंत जो है वीज़ा कैंसिल किए हुए हैं। वीज़ा सभी के लिए नहीं कैंसिल किए गए हैं, वीज़ा जो कैंसिल हुआ है वहाँ पर वो सारे खालिस्तानी या उससे संबंधित जो लोग हैं वहाँ से अब वो इंडिया नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनको वीज़ा अब जो है प्रोवाइड नहीं हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा विषय है, अगर आप देखोगे ये एक बहुत बड़ा कदम इंडिया के द्वारा लिया गया है, जिसके लिए कनाडा को भी अभी संभलना इन चीज़ों से काफ़ी मुश्किल है। लेकिन बात जब हम कनाडा की करते हैं तो वहाँ पर जैसा मैंने कहा कि 15 लाख के आसपास जो है वहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन जो वहाँ रहते हैं वगैरह है, जिसमें 50% जो सिक्स है, नियरली 1% के 4% के आसपास जो है ये टोटल कनाडा की पॉपुलेशन, 4 करोड़ के आसपास लगभग वहाँ की पॉपुलेशन है। उसको कहीं ना कहीं ये इंडियन डायस्पोरा संभालता है। इनका एक जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम भी वहाँ बन चुका है। अगर जस्टिन ट्रूडो, आपको पता ही है कि वहाँ पर
अल्पमत है और उनको एक सपोर्टिव गवर्नमेंट वहाँ मिला हुआ है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसको कहते हैं वहाँ पर, और वहाँ के सांसदों का सपोर्ट लेते हुए वो सरकार चला रहे, तो उनका कहीं ना कहीं झुकाव जो है उस दिशा में है। तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल, लोकल पॉलिटिकल कहा जा सकता है कि अपने देश में पॉलिटिकल वर्चस्व को ऊपर लाने के लिए और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बाकी जो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और जो हाई टैक्सेस है और कार्बन टैक्सेस जैसी चीज़ें वहाँ चल रही है, उससे जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, वो उन चीज़ों से बचने के लिए वहाँ के जो लोकल जनता है और वहाँ से अपना ध्यान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया के जो एपिसोड्स हैं उसको बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, वहाँ पर सर्वे में जब ये पूछा गया था कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसको जनता सबसे ऊपर देख रही है, तो उनका जो सर्वे निकल के आया है वो भी बड़ा आश्चर्यचकित करता है। वहाँ के ऑपोजिशन के जो लीडर हैं उनका नाम सबसे फ्रंट लिस्ट में आ रहा है और फिर ही जस्टिन ट्रूडो का नाम आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखोगे तो इंडियन डिप्लोमेटिक एक एड्ज लेके आगे चल रहा है कहीं ना कहीं। अब देखिए जैसे अभी रिसेंटली आपने पन्नू जो है सिख फॉर जस्टिस को जो जो हेड करते हैं और जो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट को वहाँ रन करते हैं, उनके काफ़ी सारे एसेट्स जो इंडिया में हैं उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्फिस्केट करना शुरू कर दिया है। और लगभग 2-3 दिन पहले ये काफ़ी खालिस्तानियों के जो रेसिडेंस है, रिलेटेड एरियाज़ है जहाँ वो कनेक्टेड है, वहाँ भी 50 से ज़्यादा एनआई के रेट्स चल रहे हैं इस समय वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं संपत्ति को कॉन्फिस्केट किया जा रहा है वहाँ पर। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ, मतलब ये सारी चीज़ें जो है यूएपीए के तहत किया जा रहा है, जो एक एक्ट है उसके तहत इस सारे जो संपत्ति है उसको कुर्क किया जा रहा है वहाँ पर। लेकिन इसमें जो सुझाव रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कदम आगे जाके एक्शन लेना चाहिए। मेरे ख्याल से इसे एनिमी एसेट के रूप में भी घोषित करना चाहिए, एनिमी एसेट के रूप में। जैसा कि एनिमी एसेट जब हम बोलते हैं तो पाकिस्तान और चाइना की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान और चाइना को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसा वर्ग है जो उनको सपोर्ट करता है या वहाँ चले गए हैं और उनके जो संपत्तियाँ यहाँ रह गई है उसे एनिमी एसेट घोषित किया गया है। तो आई थिंक इंडिया शुड ऑल्सो टेक इन एन एक्शन ऑन सच पैरामीटर वेरिंग दे कैन डू दी काइंड ऑफ एनिमी एसेट के रूप में खालिस्तानी प्रोपोगेटेड अगर कोई भी चीज़ें रहती है तो उसको भी एनिमी एसेट के रूप में डिक्लेयर किया जा सके। और जो वीज़ा वगैरह की जो प्रणाली है उसकी एडवाइजरी तो ऑलरेडी इंडिया ने जारी कर दिया है। तो पुन्नु हो गए या फिर कोई भी बंदा है जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है तो उनकी संपत्ति को भी कहीं ना कहीं एसेट को फ्रीज करने की कवायद करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इंडिया अभी एक अच्छे स्टेज पे है जहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, और ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखोगे तो इंडिया के जो डायलॉग्स है, इंडिया के जो डिसीजंस है वो काफ़ी एक्सेप्ट किया जा रहा है। और आपको पता ही होगा कि G20 में भी 100% जो डिसीजंस है वो पूरे कंसेंसस 100% कंसेंसस के साथ उसको ओके किया गया है। और उस पूरे जो एक कंसेंट है उसको साइन किया गया है, सारे जितने भी मुल्क वहाँ आए थे सारे ने एग्री किया। ये बहुत कम होता है ऐसा। ये बताता है कि इंडिया का स्टेचर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। कोविड-19 के समय में जिस तरीके का रोल इंडिया ने प्ले किया हुआ है, अपने पॉपुलेशन को किस तरीके से वैक्सीनेट किया, उसके बाद जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है, चाहे वो कोवैक्सीन हो और बाकी जो भी वैक्सीन इंडिया में बनी है यहाँ पर, वो सारे वैक्सीन्स को 100 से ऊपर देशों में इंडिया ने भेजा है। यहाँ पर एक मैत्री का जो संदर्भ है उसको फॉलो करते हुए, दोस्ती का संदर्भ की द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली जिसको फॉलो करते हुए, तो ये जो सारे जो नेशंस है, जो खासकर 125 मुल्क जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जिसमें लैटिन अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, एशिया आता है, यहाँ के जितने कंट्रीज़ है ये कहीं ना कहीं इंडिया के साथ एक डायलॉग इनका शुरू हो चुका है। तो ये ग्लोबली जो G7 नेशंस है इन सबको ये पता है कि ये इंडिया कहीं ना कहीं एक डायलॉग डिलीवर कर चुका है, इनके साथ आगे बढ़ रहा है और इनकी जो ताकत है अब धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और ये कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रहा है। अमेरिका किसी का सगा तो कभी हुआ नहीं है, वो जहाँ से पैसा, जहाँ से बिजनेस, जहाँ से व्यापार आ रहा है उनके साथ कनेक्ट होता है और अपने काम को आगे बढ़ाता है। और कनाडा उसका काफ़ी क्लोज एली है और उसके साथ वो बिल्कुल अलग, इसीलिए अमेरिका मुखर होकर थोड़ा इस विषय में आगे आके बोल रहा है कि हाँ इंडिया को आना चाहिए, कनाडा के साथ सपोर्ट करना चाहिए, उनके इन्वेस्टिगेशन में इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट यहाँ कनाडा को भी देखना होगा, समझना होगा कनाडा को, सबसे इम्पोर्टेंट कि
ज़्यादातर उनकी जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं इंडियन से कनेक्टेड है। उनकी इकोनॉमी भी यहाँ से लगभग 1.25 लाख के आसपास जो लोग हैं कनाडा विजिट करते हैं। और अगर आप इस साल की बात करोगे तो जो इन्वेस्टमेंट अभी तक वहाँ जा चुका है वो है 41,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट वहाँ जा चुका है, जो लगभग साल के अगर एवरेज निकालोगे तो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास वहाँ इन्वेस्टमेंट जाता है, राइट, कनाडा में इंडिया से। और सिर्फ बच्चे जब वहाँ पढ़ने के लिहाज से देखोगे तो इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पर जाते हैं पढ़ाई पूरा करते हैं और पढ़ने के लिए जो जाते हैं वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनसे 4 से 5 गुना ज़्यादा फीस वहाँ पे करते हैं। और सिर्फ पढ़ाई ही एक कारण नहीं होता, आप वहाँ जाते हो, रहते हो, वहाँ पर काम करते हो। और वहाँ अच्छा, इंडियन वहाँ जाते भी इसलिए हैं कि वहाँ स्टडी तो होता ही है, फिर वर्क वीज़ा पे रहते हैं, फिर पीआर वहाँ आसानी से हासिल कर लेते हैं वहाँ पर, तो उनको एक सिटीजनशिप वहाँ मिल जाता है, एक तरीके से वहाँ रह के अपना काम वगैरह आगे बढ़ाते हैं। तो अगर दोनों ही मुल्कों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखोगे, एक काफ़ी बॉइलिंग पॉइंट पे तो है, लेकिन इंडिया अपना एक एज जो है ज़रूर वहाँ मेंटेन करता है, क्योंकि जो डायस्पोरा है काफ़ी बड़ा है, 15 लाख, उसमें से कुछ ही लोग हैं जो इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। और अगर आप वहाँ पर उनके जो ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर है उज्जवल दोशान जी का स्टेटमेंट अगर आप देखते हो, या फिर चंदन आर्य जी का जो वहाँ के सांसद रहे हैं, खुद लेबर पार्टी के जो लिबरेशन पार्टी के जो सांसद रहे हैं, उनका तो सीधा कहना है अपने प्राइम मिनिस्टर से कि भैया अगर आपको खालिस्तान मूवमेंट चलाना है तो इंडिया कनाडा में ही ऑन्टोरियो और बाकी सब जगह जो है वहाँ पर एक जगह लेके दे दो और उनको अपना खालिस्तान मूवमेंट रन करने दो, क्योंकि इससे परिणाम काफ़ी जो है बड़ा भुगतना पड़ सकता है अगर इंडियन एज अ कंट्री अगर इंडिया ने कोई एक डिसीजन वहाँ पर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया को एक एज ज़रूर यहाँ पर बना हुआ है। फिर से कोई एक नए ग्लोबल इश्यूज में हम वापस संपर्क करेंगे और इस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स के ऊपर में पुनः डिस्कशन करेंगे वार्तालाप से। आप सभी को वापस एक बार नमस्कार।